हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिक्टेटरशिप कितनी बड़ी आफत है और ये किसी भी कंट्री को कैसे बर्बाद कर देती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। आज हम देखेंगे कि किन साइंस को हमें नोटिस करना चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे भी देश में डिक्टेटरशिप आ सकती है, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ सिटीजन्स का है, फायदा सिर्फ एक छोटे ग्रुप का होना है। ये एक ऐसा तरीका है जहां देश का पैसा, पावर और रिसोर्सेस सब जाके एक ग्रुप के हाथ में जमा हो जाती है। आम जनता बस उसके कंट्रोल में रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी जिसमें सीईओ और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर देश को अपने हिसाब से चलाते हैं। एम्प्लॉयज को सिर्फ कम से कम चीज़ें दी जाती है और उनका फुल कंट्रोल रखा जाता है। ये मॉडल शुरू में ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय में करप्शन, इनएफिशिएंसी और आखिर में पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि डिक्टेटरशिप धीरे धीरे बढ़ती है। जब तक लोग समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अक्सर पहले एक डेमोक्रेसी से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे अथॉरिटी में बन जाती है। लीडर लोगों का ट्रस्ट यूज करता है, फिर इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर देता है और अपनी ताकत को मजबूत बना लेता है। स्टेप वन है हीरो बनने का ड्रामा। कभी भी कोई नेता लोगों के बीच हीरो बनकर उभरता है। हिटलर की कहानी में जर्मनी में लोगों के पास बहुत पैसा नहीं था, हर तरफ परेशानी थी। हिटलर ने कहा कि अगर मुझको मौका मिले तो मैं जर्मनी को मजबूत बना दूंगा, और लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। और ऐसे ही इटली में मुसलिनी की कहानी में, जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद सब लोग उलझन में थे, तो मुसलिनी ने अपने दोस्तों के साथ रोम में मार्च किया और कहा कि मैं देश को बचा लूंगा, और लोग उसे अपना सेवियर मानने लग गए। और तुर्की में एर्दोगान की कहानी, जिसमें जब कुछ लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे थे, तो एर्दोगान ने कहा कि मैं देश को बचा लूंगा, और उसने इमरजेंसी पावर्स यूज कर कर अपना कंट्रोल और बढ़ा लिया। सेकेंड स्टेप है सच को दबाना। जब नेता मजबूत हो जाता है तो वो सच बोलने वालों को दबा लेता है। जैसे रशिया में एक अखबार नोवाया गजेटा सच लिखता था। सरकार ने डराया धमकाया ताकि वो बस वही लिखे जो सरकार चाहती है। चाइना पे तो इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर दी गई। लोग सिर्फ वही देख सकते थे जो सरकार चाहती है। और नाजी जर्मनी में जोसेफ गोबेल्स ने रेडियोस और किताबों पर अपना कंट्रोल कर लिया। सिर्फ नाजी आइडियाज फैलते थे, कोई और आवाज नहीं उठती थी। स्टेप थ्री है अपोजिशन को खत्म करना। डिक्टेटर अपने खिलाफ बोलने वालों को डर के रास्ते रोक लेता है। जब बेलारूस में लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 30,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। और सोवियत यूनियन में स्टालिन ने सोचा कि कोई उसे चैलेंज ना कर सके, और उसने लाखों लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि पार्टी के लोग को भी। पोलैंड में कुछ जजेस को हटा दिया गया और नए जजेस बिठा दिए गए ताकि सरकार के खिलाफ फैसला ना आ सके। स्टेप फोर है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस बदलना। डिक्टेटर अपनी पावर को हमेशा के लिए मजबूत करना चाहता है। वेनेजुएला में चावेज ने कानून बदला ताकि लंबे समय तक प्रेसिडेंट रह सके। और रशिया में पुतिन ने कानून बदला और अब वो 2036 तक सत्ता में रह सकता है। और चाइल्ड में पिनोचेट ने सेना की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर अपना कंट्रोल परमानेंट कर लिया। तो दोस्तों, अगर किसी भी देश में ये चार चीजें हो रही है तो इट मीन्स वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अब जानते हैं कि डिक्टेटरशिप बुरी क्यों होती है, क्योंकि ये पुराने राजा महाराजाओं की तरह नहीं होता जहाँ कोई भी राजा अपनी प्रजा की सेवा करे। ये तो एक बिजनेस मॉडल है जिसमें सिर्फ एक छोटे ग्रुप को पैसा, आराम और शोहरत मिलती है। तानाशाही का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति या नेता सब कुछ अपने हिसाब से चलाने लगे और बाकी सबको उसकी बात माननी पड़ती है। ये तो एक बिजनेस मॉडल की तरह होता है। इसमें लीडर और उनके खास लोगों को फायदा होता है, लेकिन पूरा देश परेशान हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और जनता की हालात खराब हो जाती है, क्योंकि जब किसी एक नेता के पास सारा कंट्रोल आ जाता है तो वो पैसे, कंपनियों और सरकार के फैसलों को खुद ही करने लगता है। इससे करप्शन और बढ़ जाता है और लोग कुछ नहीं कर पाते। जैसे इंडोनेशिया में एक नेता सुहार्तो के नाम से, जिसने अपने परिवार और दोस्तों को सरकारी पैसे से अमीर बना दिया। ऐसे में देश के पास गरीबों और आम लोगों के लिए कुछ नहीं बचता। तानाशाह लोग सिर्फ अपने वफादार दोस्तों को नौकरियां और प्रमोशंस देते हैं, भले ही वो काम में अच्छे हो या ना हो। इससे देश में मेहनती और समझदार लोग पीछे रह जाते हैं और सिस्टम कमजोर हो जाता है। जैसे फिलीपींस में फेर्डिनेंड मार्केस ने अपने दोस्तों को बड़े पद दिए, जिससे देश पूरा कर्ज में डूब गया। तानाशाह जो चाहे वो करता है, अगर उसका फैसला गलत हो जाए तो कोई भी उसे गलत नहीं बोल सकता। जैसे जिम्बाब्वे के डिक्टेटर रॉबर्ट मुगाबे की पॉलिसी से देश में इतनी महंगाई हो गई कि एक रोटी के लिए लाखों रुपए लगते थे। तानाशाह फौज और पुलिस को अपने कंट्रोल में रख लेता है
ताकि कोई उसको हटाने की कोशिश ना कर सके। अगर कोई विरोध करे तो पुलिस या सेना उसे रोक देती है। नॉर्थ कोरिया इसका बड़ा एग्जाम्पल है, जहां किम फैमिली 70 साल से राज कर रही है। जब भी कोई नेता ताकतवर हो जाता है तो उसे लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और उसके आसपास के लोग सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं, सच नहीं बोलते। ऐसे में वो रिस्क वाले फैसले लेना शुरू कर देता है, जैसे वॉर शुरू करना, जो बाद में देश के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। जैसे सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, जिससे इराक को बहुत नुकसान हुआ। तानाशाही वाले देशों में भ्रष्टाचार बढ़ता है, अच्छे स्कूल और अस्पताल कम हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर और अमीर। ऐसे देशों में अक्सर प्रोटेस्ट, युद्ध और भुखमरी देखने को मिलती है। तो अब समझते हैं कि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल क्यों है। इसे 1950 में बनाया गया था ताकि किसी एक व्यक्ति को ज्यादा ताकत ना मिल सके। इसमें पावर बटी हुई है 3 हिस्सों में: लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो देश को चलाती है, और जुडिशियरी जो न्याय देती है। तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं ताकि कोई एक तानाशाह नहीं बन सके। सेकेंड है फंडामेंटल राइट्स। हर भारतीय को बोलने और विरोध करने का बराबरी का अधिकार है। अगर कोई सरकार गलत करे, लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। इससे डेमोक्रेसी और फ्रीडम हमेशा सुरक्षित रहती है। चौथा है फेयर इलेक्शंस। भारत में चुनाव होते हैं ताकि जनता तय कर सके कौन सी सरकार देश चलाएगी। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव ईमानदारी से हो। तो दोस्तों, किसी भी देश में तानाशाही कुछ लोगों को अमीर बना देती है, लेकिन पूरे देश को कमजोर कर देती है। जबकि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी सबको साथ लेकर चलता है, जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती है। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, और कभी भी किसी को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो देश से बड़ा बन जाए। जय हिंद, जय भारत।